हेलो दोस्तों। आज हम 17 फरवरी के जो न्यूज़पेपर है, 17 फरवरी का जो हमारा जनसत्ता है, उसके आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोटेशंस है। बुरा व्यक्ति उस वक्त और बुरा हो जाता है जब वह अच्छा होने का ढोंग रचता है। देखो, जो आदमी अच्छा होने का ढोंग रच रहा है और वो बुरा है, तो वो इससे उससे बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता है। चलिए, आर्टिकल क्या है? विस्थापन और प्रवासन की पीड़ा। इसमें देख लेते हैं क्या है। जलवायु आपदा, भूकंप, हिंसक झड़पों, युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक परिस्थितियों, सूखा और बाढ़ के चलते दुनिया में विस्थापितों की संख्या 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसमें 40% बच्चे हैं। तो आपने देखा होगा कि समय समय पर भूकंप आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध। अभी यूक्रेन युद्ध में लड़ाई हुई, वहाँ विस्थापन हुआ। फिलिस्तीन में लड़ाई हुई, वहाँ विस्थापन देखने को मिला। म्यांमार में लड़ाई हुई, वहाँ विस्थापन देखने को मिला। अफ़गानिस्तान में लड़ाई हुई, वहाँ भी विस्थापन देखने को मिला, है ना। और जलवायु परिवर्तन से भी विस्थापन देखने को मिल रहा है। तो इस पर यह आर्टिकल दिया गया है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात बोली गई है। जब विस्थापन और भुखमरी जैसी कोई परिस्थिति लोगों को अपनी जड़ों से बिछुड़ने की विवश करती है, तो वैश्विक प्रतिक्रिया हमेशा उन्हें बचाने की होती है। ठीक है भाई, लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर कोई लोग आपस में बिछड़ रहे हैं, तो पूरे समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है, पूरे विश्व की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बचाने की कोशिश हो। मगर वर्तमान में हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दुनिया में जबरन विस्थापितों की संख्या 8 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। सोचो, इतने ज़्यादा विस्थापित हो चुके हैं। इनमें 4 करोड़ 80 लाख तो अपने अपने देशों में विस्थापन के दिन काट रहे हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। 27 करोड़ लोग विस्थापितों की संख्या में है। आप सोचने वाली बात है। इनमें से 9 करोड़ 50 लाख निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रह रहे हैं। वे विस्थापन और भूख के मोर्चों पर एक साथ जूझ रहे हैं। जलवायु आपदा, भूकंप, हिंसक झड़पों, युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक परिस्थितियां, सूखा और बाढ़ के चलते दुनिया में विस्थापितों की संख्या 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सोचने वाली बात है। जिनमें 40% बच्चे हैं। 40% बच्चे हैं उनके अंदर। आप सोच सकते हैं, वे राष्ट्रीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवागमन की आज़ादी जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित हो चुके हैं। विस्थापन पर दिसंबर 2024 तक की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि बीते वर्ष लाखों आंतरिक विस्थापितों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रहा। मतलब अपने देश के अंदर भी विस्थापन बढ़ रहा है। अपने देश के अंदर भी, कि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर से गांव के। अपने देश के अंदर भी विस्थापन बढ़ रहा है। एक देश से दूसरे देश में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अपने देश के अंदर भी विस्थापन देखने को मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जरा सोचिए कि ये आंकड़े विस्थापन की कैसी भयावहता और बदसूरती बयान कर रहे हैं। सीरिया के विस्थापित लोगों को चुनौतियां अब जटिल नागरिक संघर्षों में बदल गई है। यूक्रेन के कुल विस्थापित 1 करोड़ 13 लाख लोगों में से 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। 63 लाख लोग अब पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों में शरणार्थी हैं। यूक्रेन में 1 करोड़ से अधिक लोग भूख से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान के कुल विस्थापित लोगों में से कई खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1 करोड़ 90 लाख लोग गंभीर रूप से भूख की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। वेनेजुएला के विस्थापित लोगों में से 23 लाख भूख के गरीब स्तर का सामना कर रहे हैं। बच्चे तेजी से भूख और कुपोषण के कारण मर रहे हैं। दक्षिण सूडान के विस्थापित 45 लाखों में से 22 लाख विस्थापन की जिंदगी बिता रहे हैं। म्यांमार से विस्थापित और अपनी नागरिकता वंचित 17 लाख लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जाने वाले अल्पसंख्यक के रूप में सामने आ रहे हैं। देखो, जो जो मैंने देश बोले थे वही वे। अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है, वेनेजुएला का जिक्र किया गया है, यूक्रेन का जिक्र किया गया है, म्यांमार का जिक्र किया गया है। सब लोग इस जगह से लोग विस्थापित हो रहे हैं। कहीं कहीं तो जलवायु परिवर्तन का वजह है, और कहीं कहीं देशों की आपस में लड़ाइयाँ। चलिए, अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बात है। युद्ध, उत्पीड़न या पर्यावरण आपदा से बचने के लिए एक पल की सूचना पर लोगों को घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लगभग 9 करोड़ लोग ठीक से समझते हैं कि वह क्षण कैसा लगता है। इनमें से ज़्यादातर शरणार्थी हैं, जिन्हें सुरक्षा, भोजन और नौकरी की तलाश में अपने देश छोड़ना पड़ा है। सीमा पार विस्थापितों में से 2/3 लोग सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार के हैं। सोचो, अच्छा, ये सारी कंट्री वही हैं जहाँ कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। इसका मतलब युद्ध से ज़्यादा विस्थापित हो रहे हैं। पर्यावरण से तो हो ही रहे हैं, युद्ध से ज़्यादा हो रहे हैं। सोचो, इंसानों ने कितना मजबूर कर दिया है कि इंसान को विस्थापित करने के लिए मजबूर कर रहा है। विस्थापन में रह रहे 1 करोड़ से 10 लाख शरणार्थी बच्चों पर विचित्र तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चे कुपोषण के कारण बोनेपन का शिकार हुए हैं। दुनिया इस समय सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी से जूझ रही है, जिसमें 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग अपने घरों से उजड़कर विदेशों में मेजबान समुदायों में रह रहे हैं। कितनी सबसे बड़ी आबादी है जो इस वक्त शरणार्थियों की चपेट में है भारत के पूरे विश्व के अंदर।
इनमें से 1,10,00,000 बच्चे हैं। पिछले 10 वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो गई है। बीते वर्ष 2024 में लगभग 15 करोड़ लोग भुखमरी से बेहाल रहे। कोविड के बाद से अब तक इस संख्या में 15 करोड़ का और इजाफा हो चुका है। अध्ययनों में अनुमान जताया गया है कि 2030 तक 67 करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। जबरन विस्थापित लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए चिंतित स्वयंसेवी संगठनों और एजेंसियों इसलिए चाहती हैं कि प्रवासन की महाविदा जैसी दौर में उनकी आवाजाही से प्रतिबंध हटा दिया जाए। भाई जो संगठन हैं जो शरणार्थियों की देखभाल कर रहे हैं वो ये कह रहे कि भैया इनको आने जाने दो, इन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, ये वैसे बेचारे मारे मारे भटक रहे हैं इधर उधर से। विश्व में विस्थापित शरणार्थी शिविरों के अनुभव बताते हैं कि लगातार दशकों तक निम्न गुणवत्ता वाला भोजन करने से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। बच्चे तो कुपोषण का शिकार हो रही हैं, तो ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं वो भी कुपोषण का शिकार हो रही हैं। भोजन की असुरक्षा का सामना करने पर वे स्थानीय परिवारों समुदायों से भोजन मांगते हैं। कई जगहों से या तो ऐसी भी सूचना है कि खाद्य आपूर्ति खत्म हो जाने और अगली फसलों आने के समय के बीच भूख मिटाने के लिए उन जंगली फलों पर निर्भर हो जाते हैं जिन्हें सिर्फ जानवर खाते हैं। सोचो आप, वे अपने बच्चों परिवारों के साथ झाड़ियों तक में रहने को मजबूर हैं, नदियों का प्रदूषित पानी पी रहे हैं, भोजन के लिए जलाशयों के पौधे उबालते हैं, अधपक्की फसलों से काम चलाते हैं जो बीमार कर देती हैं। आपात स्थितियों में अपनी फसल के रखे बीज खा जाते हैं, अगली फसल के बीज रखे खा जाते हैं। ठीक है। विस्थापित 3,000 से अधिक परिवारों को एक सर्वेक्षण बताता है कि जीवित बच्चे रहने की कोशिश में वे खाद्य के लिए मुर्गियां बकरे गायें बेचकर पैसे जुटाते हैं। आपात हालात में 65% परिवार और 54% बच्चे भूखे रह जाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं भोजन करना ही छोड़ देती हैं और अकाल मौत का शिकार होती रहती हैं। कई लोग कई दिन बिना भोजन के गुजार देते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे बौनेपन का शिकार होने लगे हैं। परिवारों को महीने बेसहारा छोड़कर भोजन की तलाश में आटे के साथ खाया जाने वाला जंगली कसावा इकट्ठा करने के लिए भी कई दिन तक दलदली इलाकों में चलते रहते हैं। सोचो, महिलाएं खाना छोड़ रही हैं, बच्चों को खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC का सूचना के मुताबिक वर्ष 2022 के अंत तक करीब 7 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे, जिनमें ज़्यादातर पूर्वोत्तर असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय और त्रिपुरा के हैं। दुनिया के कुल विस्थापितों में से 20% भारत से बताए गए हैं। डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट की रिपोर्ट तो दावा करती है कि संघर्ष और हिंसा के कारण लगभग 85 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। भारत में आंतरिक विस्थापन के कारणों की प्रकृति, आवृत्ति और सीमा इतनी भिन्न है कि उनकी निगरानी करना बहुत कठिन है। राज्य स्तर पर राजनीतिक संवेदनशीलता विस्थापन का सटीक प्रकृति और सीमा पर डेटा जारी करने से रोकती है। यद्यपि आंतरिक विस्थापितों की कुल संख्या 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक संस्थान के अनुसार यह संख्या 2 करोड़ 13 लाख है तथा वैश्विक DIP परियोजना के अनुसार यह संख्या 30 करोड़ 90 लाख है। विकास प्रेरित प्रतिष्ठान ने भारी प्रभाव डाला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन के कारण भारत में बड़े पैमाने पर 12 विस्थापन हो रहे हैं। देखो भारत के अंदर देखो बिहार में कितनी बाढ़ आई, फिर साउथ में भी बाढ़ देखने को मिली है ना। तो बाढ़ की वजह से भी लोगों का विस्थापन देखने को मिलता है। दुखद है कि देश में शरणार्थी समाधान के लिए कोई राष्ट्र नीति और कानूनी संस्था का ढांचा नहीं है। राज्यों के विस्थापन परिणामों के लिए जवाबदेही लगभग नदारत है। मुद्दों का कोई तात्कालिक समाधान नहीं नजर आता है। देश के पहाड़ों और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से जो लगातार विस्थापन देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इसमें एक ऐसे नियामक ढांचा बनाने की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो विस्थापित हो रहे हैं लोग उनके ऊपर भी कानून हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अपने जीवन सम्मानपूर्वक जी सके और जहाँ से वो लौट कर आए थे सम्मानपूर्वक वापस वहाँ जा सके। जवाबदेही जरूरी। अब इसमें देख लेते क्या है। राजनीतिक दलों को भी सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। भाई ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना अधिकार, राजनीतिक दल को भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सबकी जानकारी हो आम जनता को। मगर पार्टियां इस स्तर पर इसका विरोध करते रहते हैं कि इस तरह लोग उनके हर गोपनीय फैसले, हर कदम के बारे में भी जानकारी मांगना शुरू कर देंगे। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत होता है। उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। उनके हर फैसले के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उसने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और 6 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि इस संबंध में वे अपना तर्क पेश करें। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी 2013 में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का कामकाज सूचना अधिकार कानून के दायरे में आता है, मगर उस पर अब तक किसी भी दल ने अमल नहीं किया है। इसे लेकर एक स्वयंसेवी संगठन और एक अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी। अदालत ने उन दोनों याचिकाओं को साथ मिलाकर सुनवाई करने का फैसला किया है। यह मामला पिछले 10 वर्षों से लटका हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा कदम से उम्मीद बनी है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सकेगा। देखो भैया, जो राजनीतिक पार्टियां तो मना करती है कि भैया हम कोई जानकारी नहीं देंगे, फिर हमारे गोपनीय फैसले भी लोगों को पता चलने चलेंगे।
लेकिन इससे पहले भी एक बात ऐसी उठी थी, आयोग ने कहा था कि नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन वो ये है कि राजनीतिक पार्टी टाल मटोल करती रही। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिम्मा लिया है और उस पर तारीख की सुनवाई तय कर दी है। पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता का सवाल तब गाढ़े रूप में सामने लगा था जब चुनावी चंदे को लेकर शक पैदा हुआ था। चुनावी चंदे के संबंध में सरकार ने नियम बनाया था कि उसके ब्यौरे नहीं मांगे जा सकते। पार्टियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसने कितना चंदा दिया किया। बैंक भी संबंधित ब्यौरे गोपनीय रखेंगे, मगर जब इस अदालत में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह चुनावी चंदे लेना गैर संवैधानिक है। इस तरह तय हुआ कि राजनीतिक दल सूचना का अधिकार कानून के दायरे से बाहर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय सूचना आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में ही कहा कि राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाना चाहिए। फिर यह ठीक है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधि कानून के तहत होता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वे आम लोगों को अंधेरे में रखकर गतिविधियां चलाएं। चुनावी चंदे पर फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग पार्टी को चंदा देते हैं उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उस पैसे को कहाँ और किस तरह उपयोग किया गया। यह छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह राजनीतिक दलों को भारी पैसे पैमाने पर चंदा मिल रहा है और वे उससे संबंधित विवरण छिपाने का प्रयास करते हैं, उससे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं की जा सकती। भैया भी ये राजनीतिक पार्टियाँ ये करती हैं कि चंदा लेती हैं खूब दबा दबा के और अपनी पार्टी के ऑफिस बनाती हैं, ये दुनिया भर का ये काम करती हैं। और जिससे अच्छा ऐसे भी तो होता है कि भैया तुम हमें चंदा दे दो, अगर हम चुनाव जीत गए तो हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे। तो भैया जितना पैसा होगा उतना ही पैसा पार्टी लगाएंगी, उतने उनके जीतने के चांस होंगे और उतना ही जिसने पैसा दिया उसके काम होने के भी चांस होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्राप्त विवरणों से जाहिर हुआ कि बहुत सारी कंपनियों और व्यक्तियों ने राजनीतिक दलों को काफ़ी बड़ी रकम इसलिए दी थी कि उन्हें उसके बदले कोई कारोबारी लाभ मिला। सोचो आप, कारोबारी लाभ। इस तरह राजनीतिक दलों की नैतिकता और पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि उनके आंतरिक मामलों में भारी हस्तक्षेप न हो तो कुछ बिंदुओं को अलग किया जा सकता है, मगर उनकी वित्तीय आदि पक्षों को जवाबदेही के दायरे में लाने से क्यों गुरेज करना चाहिए। राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है सख्ती के बावजूद। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बैंक पर बैन लगा दिया है आरबीआई ने, है ना। तो लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। आई थिंक उसके ऊपर ये आर्टिकल है हमारा, देख लेते हैं क्या है। सहकारी बैंकों में अपनी गाड़ी कमाई जमा करना अब लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग अपनी ज़रूरतों में कटौती कर बेटी की शादी या बच्चों की शिक्षा के लिए इस भरोसे से अपनी छोटी सी पूंजी जमा करते हैं ताकि समय आने पर उसका सदुपयोग करेंगे। मगर सहकारी बैंकों में जिस तरह आए दिन गबन घोटाले सामने आ रहे हैं उससे उनका विश्वास डगमगा गया है। यह सच्चाई है कि इन बैंकों से कर्ज लेकर कुछ शातिर गायब हो जाते हैं और कभी कभी तो प्रबंधक की धांधली कर गरीबों की जमा राशि डकार जाते हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद सहकारी बैंक अपने आय ब्यौरे में गड़बड़ियाँ करते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में देखो, मुंबई की कहानी है। 122 करोड़ रुपए की गबन के बाद एक बार फिर ये साबित हुआ है कि सहकारी बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। भैया सहकारी बैंकों में इतने घोटाले बार बार सामने आते हैं, मतलब वो अपना ब्यौरा ही नहीं देते रिजर्व बैंक को, आरबीआई को अपना ब्यौरा ही नहीं देते। हालांकि रिजर्व बैंक ने कड़ी कदम उठाकर और कई पाबंदियां लगाकर संकेत दिया है कि वैसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे बैंक ग्राहकों की चिंता है। कोई दो मत नहीं कि अब इन बैंकों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता कायम करना आवश्यक है। चिंता की बात है कि सहकारी बैंकों में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ये बैंक अपने बड़े कारोबार दर्शाकर आम नागरिकों को पैसा जमा करने और अधिक ब्याज का प्रलोभन देते हैं। हालांकि इन बैंकों के नियमन और निगरानी की व्यवस्था है, फिर भी इसके संचालन से जुड़े कर्मचारी प्रबंधक अनियमितताएं तथा गबन कर सहकारी भावना को ठेस पहुंचाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले 2019 में भी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले सामने आने पर केंद्रीय बैंक ने कई पाबंदियां लगाई थी। बाद में उस बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया था। मगर सवाल यह है कि तमाम सख्तियों के बावजूद सहकारी बैंकों में अनियमितताएं क्यों बढ़ रही हैं। यह तो ग्राहक के भरोसे के साथ बैंकों को विश्वासघाती है। तो जो पहले भी ये घोटाला कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये घोटाला हुआ था, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब ये बार बार घोटाले होते रहेंगे तो क्या लोग इन सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करना चाहेंगे? क्या इससे लोगों का विश्वास नहीं उठेगा? और अगर लोगों का विश्वास उठेगा तो क्या बैंकिंग सिस्टम भारत का नीचे नहीं जाएगा? तो इस यानी कि रिजर्व बैंक को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आगे फ्यूचर में ये ना हो। आग है वर्चस्व की बुनियाद, ठीक है। चलिए, ये मैं कहता हूँ कि ये वाला जो आर्टिकल होता है दुनिया मेरे आगे नाम से जो जनसत्ता में आता है, ये एथिक्स में भी काम आता है और आपकी डेली लाइफ में भी काम आता है। तो उसको पढ़ लेते हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, तो इसको जानना जरूरी है। चलिए,
गुलामी शब्द सुनते ही आमतौर पर मन इतिहास में चला जाता है। राजा महाराजाओं से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों और साम्राज्यवादियों के किस्से याद आने लगते हैं। संभ्रांत उच्च वर्ग के कुछ प्रसंग स्मृति में उभरने लगते हैं। इस बात को लेकर एक आम व्यक्ति आश्वस्त रहता है कि यह शब्द उसके बीच का नहीं है, इससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। जबकि किसी को गुलाम बनाना और गुलाम बन जाना यह मनुष्य के भीतर मौजूद एक अधिनायकवादी विकार प्रवृत्ति हमेशा से रही है। मतलब हर एक इंसान के अंदर होता है, या तो वो गुलाम बन जाता है या वो गुलाम बना लेता है, जिसे हर कोई कभी अपनी सुविधा, संतुष्टि और स्वार्थ के लिए अपने भीतर चाहे अनचाहे पोषित करता है। इसका संबंध हमारी बाहरी व्यवस्था से नहीं, कहीं अधिक हमारे मन की व्यवस्था से है। यह जरूरी नहीं है कि हम शक्तिशाली होने पर किसी पर हावी हो सकते हैं, इसका उलट भी हो सकता है। कमजोर व्यक्ति अपने भीतर की कुंठा को किसी अन्य ज़्यादा कमजोर पर अधिक उग्र और कठोर होकर निकाल सकता है। भैया ये तो होता ही है, जो शक्तिशाली है वो कमजोर पर ही अपना गुस्सा निकालता है। वहीं कई बार हम बलशाली और साहसी व्यक्ति को भी झुकते या सहनशील होते हुए देख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बलशाली हैं, साहसी हैं, लेकिन बेचारे नम्र है, विनम्र है, उनका बड़ा विनम्र भाव होता है। दरअसल तानाशाही अथवा प्रभुत्व बनाना एक प्रकार का मानसिक विकार है। वैचारिक गुलामी से तो हम लगभग हर दिन जूझते रहते हैं। जब लगने लगता है कि हमारे विचारों पर सब सहमति व्यक्त करें, यह सोच ही अस्वस्थ दिशा की ओर व्यक्ति और समाज को धकेल देती है। दूसरों को उनके विचारों को उनकी आस्था के साथ स्वीकार न कर पाना, अपने विचार किसी और पर थोपना, यह भी वर्चस्ववाद की श्रेणी में कहा जा सकता है। जहाँ किसी एक ही विचार का जोर हो और जहाँ कोई नई सोच पर विचार विमर्श की गुंजाइश न हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रगति के दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे पंख काट दिए गए। भैया आप ही देखो, जो अब आप नौकरी करते हैं, अगर वहाँ कोई इनोवेशन की बात नहीं कर रहा है तो आप भी मेंटली गुलाम हो चुके हैं। आप भी मेंटली गुलाम ही हो चुके हैं। बस फर्क ये इतना है, पहले जो गुलामी थी वो इस बात की थी कि उन्हें कोई आज़ादी नहीं है, अब गुलामी मन की है, सोच की है। संवाद टूटने का भी अंदेशा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन प्रतिगामी होने लगता है। समाज में या तो कदमताल करने लगता है या अतीत के आवरण में अपनी समझ को कुंद करने लगता है। क्या कभी हमने महसूस किया कि यह मानसिक विकार हम सभी के भीतर प्रवेश करता चला गया है? गौर करें तो पाएंगे कि हर दिन हम किसी वर्चस्व के विचार के प्रभाव में कई बार गलत के सामने हम झुके रहते हैं। यह सचमुच दुखद स्थिति है। इसके लिए स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। रोजमर्रा के दिनों पर ही गौर किया जाए तो देखते हैं कि हमारे सहायक कर्मचारी, जिन्हें हम उनके काम के बदले में पारिश्रमिक देते हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध हमारे मन की जटिलता और इस प्रवृत्ति के चलते विवादित और कटु होते रहते हैं, है ना। हम अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। काम के दौरान काम की गुणवत्ता पर विचार विमर्श करना, सुधार के लिए सलाह देना, काम से संतुष्ट न होने पर उन्हें आगाह करने के बजाय उनके साथ अपमानजनक और कठोर व्यवहार कर उनको छोटा महसूस कराने जैसा व्यवहार क्या उनमें अनावश्यक गुलामी के एहसास का कारक नहीं बन जाता? हम उन्हें डांटते हैं, परेशान, उनको समझाते नहीं। यह विचारणीय सवाल है। सच यह कि कर्मचारी और नियोक्ता की स्थिति बराबर की होती है, जिसमें दोनों ही अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसलिए ऐसे संबंधों में संतुलन तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक लेन देन में ही दमनकारी मानसिकता का प्रवेश होता दिखता हो। स्वार्थ से परे आत्मीय पारिवारिक रिश्तों में तो अवांछित बेड़ियों ने कई अलग अलग रूपों में खुद को छिपा रखा है। सुंदर आत्मीय शब्दों के माध्यम से उसने अपने आप की बुराई की जगह विशिष्ट गुणों की तरह प्रस्तुत किया है। परिवार के कुछ सदस्य हमेशा अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को दूसरे की खुशी के लिए पीछे रखे होते हैं, तो कभी अपनेपन और स्नेह के वश में अनावश्यक अधिकार किसी के हिस्से का उजाला ही निकल रहा होता है। त्याग और समर्पण किसी एक के हिस्से माना परिवार की शर्त नहीं होती। परिवार की खूबसूरती तो यह है कि हर सुख दुख और काम धूप छाँव की तरह सबको थोड़ा थोड़ा सुख पहुँचाते हैं। ठीक है। हर प्राणी, व्यक्ति, जीवन जंतु पर गुलामी का गहरा असर पड़ता है, जो लंबे समय तक बना रहता है। गुलामी किसी भी जीव को अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर कर देती है। सोचो, गुलामी, आप ये देखिए, जो इंसान, एक तो होती है देह की गुलामी, एक होती है विचारों की गुलामी। तो आजकल देह की गुलामी तो नहीं मिलती, लेकिन विचारों की गुलामी तो आज भी है। इंसान विचारों से भी गुलाम है ना। अगर वो कुछ नया नहीं सोच रहा तो वो एक तरीके से विचारों से गुलाम है, और अगर वो विचारों से गुलाम है तो वो अपने आप से दूर हो जाएगा, वो खुद से दूर हो जाएगा। जीवन को लेकर उत्साह उमंग सब समाप्त कर देती है। गुलामी से उपजा अवसाद पीढ़ियों तक सफर करता है। पिंजरा खुला हुआ है, सामने विस्तृत आसमान है और पंछी अब उड़ना ही नहीं चाहता। चिड़ियाघर के हाथी के पैर में जंजीरें नहीं है, अगर हो तो भी वह इतना शक्तिशाली है कि हर बेड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन पर अब वह कुशलता से प्रशिक्षित किया गया है। जीवन भर की गुलामी के लिए वह तैयार हो चुका है। निराशाजनक स्थिति है। सोचो, सर्कस के अंदर जो हाथी है, क्या उसमें ताकत नहीं है?
कि वो खुद को आज़ाद कर ले, लेकिन उसे ऐसा ट्रेंड किया गया है, उसे ऐसा ट्रेंड किया गया है कि उसको वहीं पे रहना, उसका जहाँ वो है उसको वहीं पे रहने को ट्रेंड कर दिया गया। अब वो गुलाम है। हमारे संकुचित विचार हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, जिससे मुक्त होते ही हमारे सामने विशाल आकाश है, जिसमें हम खुलकर अपने सपनों के पर फैलाकर ऊंची उड़ान भर सकते हैं, संभावनाओं को तलाश सकते हैं। यह सच है कि एक दूसरे की मदद से वर्तमान और भविष्य का सही उपभोग कर सकते हैं। आपसी संबंधों में जब हम गरिमा, सम्मान, विनम्रता के बीच बोते हैं तो खुशियों के फसल लहलाने लगती है। इस सुख को प्राप्त करने से कोई हमें नहीं रोक सकता। दैनिक जीवन में हमें सावधान रहना चाहिए कि वर्चस्व या अधिनायकवादी किसी प्रवृत्ति के कीटाणु हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। भाई ये ना हो कि हम आ, सब पे कमांड कर ले, सब पे वर्चस्व कर ले, नहीं, ऐसे कीटाणु हमारे अंदर ना आए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हुए उचित आचरण से स्वस्थ और पदकृत समाज बनने में हम सभी समर्थ हो पाएंगे, जब आपसी समझ और सहयोग से हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे बराबरी और आज़ादी की बुनियाद पर हमारा समाज खड़ा हो सकता है। सबके साथ बराबरी का बिहेवियर, सबके साथ मोहब्बत का बिहेवियर, सबके साथ प्रेम का व्यवहार, ये हमें करना है। और इस तरीके से हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो कि बराबरी के साथ खड़ा हो सकता है। तो आज के लिए ही इतना ही। आज का आर्टिकल समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे